नमस्कार, मैं अमिताभ। यूपीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि सप्ताह भर के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो विशेष खबरें हैं उनको लेकर बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में हम आपके सामने लाते हैं। कुछ एक आध प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से संबंधित होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपकी आगामी परीक्षा की राह आसान हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 24 घंटे में कितने किलोमीटर क्रैश बैरियर का निर्माण किया और बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाया और दोनों ही काम करने की वजह से विश्व रिकॉर्ड बनाया। अब देखिए, विश्व रिकॉर्ड अगर बनता है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। विकल्प आपके सामने है 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 25.50 किलोमीटर बिटुमिनस सड़क। बी विकल्प है 15 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 30 किलोमीटर बिटुमिनस सड़क। सी विकल्प है 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर या 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस सड़क। और डी है 20 किलोमीटर क्रैश बैरियर और 40 किलोमीटर बिटुमिनस सड़क। तो देखिए, इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर बनाया गया। आपने देखा होगा कि हाईवेज पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई भी अगर वाहन, कोई भी व्हीकल है, वो सड़कों से किनारे बाहर न चला जाए, अगर ज्यादा गड्ढा है तो उसमें न चला जाए, तो एक बैरियर बना दिया जाता है। उस बैरियर का निर्माण किया गया है 10 किलोमीटर तक। ये अगर रोड जा रही है तो उसके किनारे इस तरह से कुछ बैरियर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर तक एक ही दिन में इसका निर्माण किया गया है और साथ ही साथ 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस सड़क बनाया गया है, जो कि बिटुमिनस कंक्रीट से बनी है। ये दोनों ही कार्य करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड कायम किया है। तो सी विकल्प आपका सही हो गया। अब देखिए, ये कहां दर्ज हुआ है ये रिकॉर्ड? तो देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और साथ साथ इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा आधिकारिक रूप से इसको मान्यता दे दी गई है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो अगर कोई रिकॉर्ड इस तरह का बनता है तो ये एक वैश्विक मंच है। पूरे विश्व के लोग अगर इस तरह का रिकॉर्ड स्थापित करते हैं, कोई जो कि थोड़ा सा सामान्य जो चीज होती है उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो, उनके अपने मानक हैं, तो इससे उसको प्रोत्साहित करने के लिए इसमें दर्ज किया जाता है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारत और वियतनाम में इसका मुख्यालय है और विश्व रिकॉर्ड यूनियन के तहत ये काम करता है और एशिया और उसके बाहर कई रिकॉर्ड्स पुस्तकों के साथ ये उसमें नाम सम्मिलित करते हुए ये उसको संचालित करता है। इसकी स्थापना 2008 में एशिया में अगर अद्वितीय कोई प्रतिभा है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए इसकी स्थापना की गई। तो विश्व स्तर पर भी, एशिया के लेवल पर भी और भारत में तो इसको दर्ज किया ही गया। आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए सूचना है कि जयपुर में आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 9 जून से हो रही है शाम 5 बजे। आरएएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 9 जून से हो रही है सुबह 11 बजे। साथ ही साथ करोल बाग की अगर बात कर लें तो हिंदी माध्यम आईएसजीएस फाउंडेशन बैच की शुरुआत 30 मई सुबह 8 बजे से हो रही है और 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र कार्य योजना यानी नमस्ते, इस पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किया गया? विकल्प आपके सामने हैं। सभी विकल्प आपके प्रदेश से संबंधित हैं, लखनऊ, आगरा, वाराणसी या बरेली। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बरेली में। बरेली में ही इसका आयोजन हुआ है। इसके व्याख्या पक्ष को देखिए तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बरेली में एक राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र कार्य योजना यानी नमस्ते पर केंद्रित कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। अब क्या इसका उद्देश्य है? तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए, उसके लिए इसका आयोजन किया गया है ताकि एक सुरक्षित, एक सम्मानजनक आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके सफाई कर्मियों के लिए। नमस्ते की अगर बात करेंगे तो क्या है, ये एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक दोनों के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से 25-26 की अवधि के लिए इसके लिए 349.73 करोड़ रुपए के बजट को भी आवंटित किया गया। साथ ही केंद्र प्रायोजित एक योजना के रूप में इसको शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मैनुअल स्क्वेजिंग होती है, यानी कि हाथ से जो मैला उठाने की जो प्रथा है उसको खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए और सफाई कर्मचारियों की कैसे सेफ्टी बढ़ाई जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके सम्मान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये शुरू किया गया। इसका ये उद्देश्य है। ठोस अपशिष्ट जो प्रबंधन है उसमें लगे कचरा बीनने वालों को भी 2024 में नमस्ते योजना के तहत एक घटक के रूप में शामिल कर दिया गया था। अगला है
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद योजना में कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? विकल्प आपके सामने है 10, 12, 15 या 20। तो यहां पर सही विकल्प है आपका 12 नए उत्पाद को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। अब एक जनपद एक उत्पाद की अगर बात करें तो हर जनपद के कुछ उत्पादों की अपनी खासियत होती है, उस जनपद के वो उत्पाद जो होते हैं उस जनपद की अपनी विशेषता को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 12 नए उत्पाद को और शामिल कर लिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं बागपत में कृषि यंत्र और संबंधित उपकरण जो है वो भी इसमें सम्मिलित हो गए हैं। इसके अलावा सहारनपुर में होजरी उत्पाद इसमें सम्मिलित हुए हैं, फिरोजाबाद के खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद के मेटल वस्त्र और परिधान, अमरोहा में मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट, इसके अलावा आगरा का पेठा उद्योग, सभी प्रकार के फुटवियर, हमीरपुर में मेटल उत्पाद, बरेली में लकड़ी के उत्पाद, प्रतापगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, बलिया में सत्तू उत्पाद, एटा में चिकोरी उत्पाद और बिजनौर में ब्रश और संबंधित उत्पाद, इनको शामिल कर लिया गया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है? तो ये योजना जो है मुख्यमंत्री द्वारा 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी, तिथि भी याद रखेंगे। इसके अंतर्गत हर राज्य के जो विशिष्ट उत्पाद होते हैं, जो पारंपरिक उत्पाद होते हैं, उनकी पहचान को और ज्यादा आगे लाना, उनकी पहचान को संरक्षित करना और जीआई टैग भी प्रदान किया जाता है इन उत्पादों को। आप जानते हैं कि जीआई टैग क्या होता है? एक प्रकार का प्रमाणन होता है जिसमें कि किसी विशेष जगह की विशेष चीज को जब ये प्रमाणन दिया जाता है तो 10 वर्षों तक उसकी कोई नकल नहीं कर सकता है। तो ये बात हो जाती है, उसकी सुरक्षा होती है, साथ ही साथ 10 वर्षों के लिए ये वैध होता है। ये एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जीआई टैग जो विशेष उत्पादों पर दिया जाता है, किसी विशिष्ट स्थान के, भौगोलिक स्थान के विशेष प्रोडक्ट से संबंधित होता है। जैसे गोवा का काजू है, अब उसकी नकल करके कोई गोवा का काजू अगर बेच रहा हो और अगर वो जीआई टैग में शामिल है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंस होता है, उसको एक संरक्षण भी मिलता है कि विशेष जगह का उत्पाद है तो उसी के नाम से उस ओरिजिनल उत्पाद बेचा जाए, उसके नाम पर कोई डुप्लीकेसी ना हो मार्केट में। अगला है, हाल ही में किस नदी में ऑक्सीजन की कमी, फेकल कोलिफॉर्म की अधिकता और अनुपचारित सीवेज की बढ़ती मात्रा को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिकों ने चिंता जताई? तो देखिए, ये नदी यमुना है, गंगा है, गोमती है या सरयू है? तो ये नदी है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी स्थित है, लखनऊ भी स्थित है। गोमती नदी में ऑक्सीजन की कमी है और फेकल कोलिफॉर्म की अधिकता है। ये अधिकता क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर जो अनुपचारित सीवेज है, यानी जिस सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जो एसटीपी प्लांट लगाए जाते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारा सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है, जिसका उपचार नहीं, जो अनउपचारित तरीके से उस नदी में जाता है, उससे नदी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जा रहा है। अब इसके किनारे, इस नदी के किनारे चूंकि लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, टाउनशिप लगातार कई डेवलप हो रही है, उसका भी सीवेज जाएगा तो उससे और खतरा हो सकता है। तो तेजी से बढ़ती जनसंख्या और शहर का विस्तार गोमती नदी के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं पर्यावरण के, वो कह रहे हैं। वर्तमान में अगर देखिए तो 730 जो है एमएलडी, उसकी आवश्यकता जो है उसमें से 450 एमएलडी का तो उपचार किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो शेष है 280 एमएलडी, वो क्या है, बिना ट्रीटमेंट के वो जाता है, सीवेज सीधे उसमें प्रवाहित हो जाता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, उसमें प्रदूषण बढ़ता है नदी में। आने वाले समय में अगर जनसंख्या और शहर का विस्तार इसी तरह होता रहा तो इसकी मात्रा और बढ़ेगी। गोमती नदी की बात करते हैं तो गोमती नदी गंगा की नदी की अगर देखें, गोमती नदी जो गंगा नदी की 960 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 960 किलोमीटर। और किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अब पीलीभीत जिले की में माधव टांडा से निकलती है और गाजीपुर जनपद और वाराणसी जनपद के बॉर्डर में कैथी एक जगह है, वहीं पर यह जाके गंगा में मिल जाती है, तो याद रखिएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोयला नगरी और भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है? आपके सामने विकल्प है, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र या चित्रकूट। तो देखिए यहाँ पर सोनभद्र यहाँ पर सही विकल्प है, सी विकल्प सही है। सोनभद्र को कोयला नगरी भी कहते हैं और भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। सोनभद्र की अगर बात करें तो ये सिंगरौली कोलफील्ड यहाँ पर है, जहां पर कोयला भंडार है। और लखीमपुर खीरी के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर देखें आप क्षेत्रफल के लिहाज से, तो लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के लिहाज से। और देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आप देखिए, इधर मध्य प्रदेश की स्थिति है पश्चिम में, साथ ही अगर यहाँ पर देखिए दक्षिण में तो छत्तीसगढ़ पड़ता है इसके दक्षिण में, इसके अलावा दक्षिण पूर्व में तो झारखंड पड़ता है, और साथ ही अगर पश्चिम पूर्व में आप देखेंगे तो बिहार की भी स्थिति है। तो 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। सोनभद्र जिले में एक
औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर बॉक्साइट, चूना, पत्थर, कोयला, सोना जैसे खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा की सहायक नदियों में बेलन और कर्मनाशा इन नदियों के द्वारा अपवाहित है, यानी ये नदियां यहाँ पर, ये गंगा की सहायक नदियां यहाँ पर बहती हैं। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पर है, सोनभद्र में ही स्थित है। आगे बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस योजना के तहत जो स्टेशन है, कई स्टेशनों का चुनाव किया गया, उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है और इसमें टारगेट रखा गया है 2 साल का। अब इसके तहत उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया है? प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन भी किया है, जो बनकर तैयार हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं आपको बताना है, 15, 19, 22 या 25। तो इसका सही विकल्प क्या है? बी, 19 स्टेशन है ऐसे अमृत भारत के तहत जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनका पुनरुद्धार किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक नामक जो जगह है वहां से ही ये उद्घाटन किया है। और अमृत भारत स्टेशन योजना की अगर बात करें तो इसके तहत ही इसको पुनर्विकसित किया गया है। इसमें 18 राज्यों के आप देखें 86 जिलों में 103 ऐसे अमृत स्टेशन हैं जिनका उद्घाटन किया गया है 22 मई 2025 को। इसमें टारगेट इतना ही नहीं है, टारगेट आगे भी है कि 2 साल से भी कम समय में 1300 से ज्यादा स्टेशनों के पुनर्विकास का काम किया जाए। अब देखिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इनको विकसित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर 19 है, इनकी संख्या 19 है। उनमें कौन कौन से हैं वो भी आपको आगे बताएंगे। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें जो भी स्टेशन होगा उसमें एक भव्य द्वार बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य सुविधाओं के तहत यहाँ पर आप देखें हाई मास्ट लाइटिंग की जाएगी, आधुनिक वहां पर वेटिंग रूम बनाया जाएगा, टिकट काउंटर होगा, दिव्यांगजनों के लिए अच्छी सुविधा होगी, वहां पर उनके लिए रैंप बनाए जाएंगे, अन्य सुविधाएं भी होंगी। कोच इंडिकेशन सिस्टम, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पर कौन सा कोच खड़ा होगा, वो चीजें आपको डिस्प्ले में दिखाई देंगी। डिजिटल डिस्प्ले लगा होगा, आधुनिक शौचालय और शेल्टर बने होंगे। तो ये सारी सुविधाएं इसके तहत दी जाएंगी। अगर राज्यवार देखें स्टेशनों की संख्या तो उत्तर प्रदेश में 19, इसके अलावा राजस्थान में 8 स्टेशन, महाराष्ट्र में 15, गुजरात में 16 और तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 6 स्टेशन ऐसे हैं जिनको इसके अंतर्गत फिलहाल जिनका उद्घाटन हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बलरामपुर, बरेली शहर, बिजनौर, फतेहाबाद, गोला गोकर्णनाथ, गोवर्धन, गोविंदपुरी, हाथरस सिटी, ईदगाह, आगरा जंक्शन, इज्जतनगर, करछना, मैलानी जंक्शन, पुखराया, रामघाट हाल्ट, सहारनपुर जंक्शन, सिद्धार्थनगर, सुरेमनपुर और स्वामीनारायण छपिया और उझानी, ये वो जगहें हैं जो 19 जगहों में शुमार हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गायिकाएं बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिकाएं थी? युग्म यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें एक से अधिक नाम है। ए है अम्माबाई, हीराबाई, गंगूबाई, बी है छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, सी है किशोरी अमोनकर, भीमसेन जोशी, डी है बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका है, चूंकि बनारस घराने की बात हो रही है, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई और सरस्वती देवी। अब देखिए यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है। और बनारस घराने की बात करें तो ठुमरी टप्पा और दादरा जैसी जो उपशास्त्रीय गायन शैलियां हैं उनके लिए बनारस घराना जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। और इस घराने में गायन जो है, जो गाया जाता है वो सौंदर्य भाव के साथ गाया जाता है और साथ ही साथ शब्दों की अभिव्यक्ति भी बहुत ही बेहतर होती है। इसके अलावा छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी, मोती केसर जैसी ये जो गायिकाएं हैं इस घराने के प्रसिद्ध ठुमरी कलाकार रही हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना चाहिए। आगे अगर बात करें तो बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है, इसका जवाब आपसे अपेक्षित है कमेंट बॉक्स में। 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया? अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा तो इसका सही जवाब आप जरूर देंगे। लखनऊ, आगरा, देशनोक, वाराणसी। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।